हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 2 जो है ये क्लास 8 का, इसके पार्ट 1 में बेटा हमने बात की थी कि जो सेल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। उनकी फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। एंड देन हमने बात की थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते, तो उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज, उनकी बात की थी हमने। आज ये जो पार्ट 2 है इसमें हम बात करेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये ओनली हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक साइड पे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत ही हैप्पी, मतलब हमारे लिए ये कुछ यूज़फुल, हमारी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दूसरी तरफ हाँ, ऐसा भी है कि ये हमें अलग अलग तरीके से नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे एक तरीके से फ्रेंड्स भी हैं और हम बोल सकते हैं वो एक तरीके से हमारे एनिमी भी हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब ये कैसे, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये वाला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ट्रीज से गिरी हुई लीव्स हो सकती हैं, बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, कोई एनिमल है जो डेड हो गया है मरने के बाद, फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट है, कोई कैट है, रैट है, ये सब जो डेड होने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। एनिमल वेस्ट है, लाइक काउ डंग है, गोबर, और जो भी एनिमल वेस्ट है वो सब कुछ, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, इन्हें हम बोल रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं। इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में, इनको एक तरीके से हम इजी लैंग्वेज में अगर बोलें तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको सिंपलर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब ब्रेक करना एक सही टर्म नहीं है, लेकिन इजी लैंग्वेज में बस समझने के लिए हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में तोड़ना, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और वो कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपने डेली लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये देखा ही होगा। फॉर एग्जांपल ये मिट्टी में कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे गिरी हुई है, सूखी हुई लीव्स गिरी हुई हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनके छिलके गिरे हुए हैं, इंसेक्ट ये मरा हुआ, ये गिरा हुआ है, ये सारी चीज़ें गिरी हुई हैं। तो मिट्टी में अगर हम खुद से भी अगर एक मिट्टी में गड्ढा बनाकर उसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है, और अदरवाइज़ ये वैसे भी जब नेचुरली भी मिट्टी में जब गिरी होती हैं, बेटा हमने देखा है धीरे धीरे से ये जो है ये क्या हो रहा है, इधर हम डिफरेंस देख सकते हैं, ये धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ये मिट्टी के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे पूरा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो सिंपलर में ब्रेक होकर लास्ट में फाइनली हम देख रहे हैं ये एकदम डार्क, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, जिसे हम मैन्योर बोलते हैं। तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, एज अ रिजल्ट अ डार्क कलर्ड न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, दोनों वर्ड याद रखने हैं, डार्क कलर्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस कॉल्ड मैन्योर इज फॉर्म्ड। जो मैन्योर होता है वो डार्क कलर का है, वो हमने देखा, और न्यूट्रिएंट रिच मतलब अब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा से सोइल में मिक्स हो गया। इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सोइल। अब क्या है, जो लीव्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो बॉडी थी, लीव्स थी और वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके थे, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे दोबारा ये मैन्योर के फॉर्म में क्या हो गए, सोइल में दोबारा से क्या हो गए, मिक्स हो गए, एंड दे हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। अब हम उस पर जब कुछ प्लांट्स ग्रो करेंगे तब वो क्या होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, मैन्योर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो मैन्योर फॉर्मेशन होता है, इधर हम देखेंगे अपने सीधे हाथ की ओर, मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। जो मैन्योर मतलब ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, इसके लिए एक सही टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कुछ एक मॉइस्चर लेवल, जो एक ठीक मॉइस्चर लेवल होता है, हवा में नमी जो होती है उसकी ज़रूरत होती है। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट, ये हमें वेस्ट रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। जितना भी वो वेस्ट था हमने यहाँ पे देखा था, में जो हम ये देख रहे हैं, जितना भी ये सारा वेस्ट है, सब्जियों के छिलके हैं, पत्तियां हैं, मरे हुए इंसेक्ट्स हैं, जो भी है, ये सारा का सारा वेस्ट जो है, क्रोप्स ने क्या किया, उसे रिसाइकल करने में दोबारा मिट्टी में उन्हें मिक्स कर दिया मैन्योर के फॉर्म में, और जो न्यूट्रिएंट्स दोबारा किस में चले गए, नेचर के पास। ठीक है। तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो हम सोच सकते हैं कि ये सारा का सारा वेस्ट क्या होता रहता, इकट्ठा होता रहता और बड़े बड़े इसके ढेर बन जाते। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जो आप देखो यहाँ पे हमने लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये चीज़ क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। ठीक है। हमारे खाने की भी कुछ कुछ चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं, जिसमें हमें ये फ़ायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहला देखते हैं रोल ऑफ ईस्ट। ईस्ट पाउडर मार्केट में मिलता है, तो वो हम कई बार, अगर आपने यूट्यूब पे खाना बनाने वाले वीडियोस देखी हैं, छोले भटूरे कुछ बनाने के लिए, तो वो उसमें ईस्ट पाउडर मिलाते हैं। और यहाँ पर इस इमेज में आपको अगर कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और ये आप अपना कभी ना कभी किचन में अपनी मम्मी को या किसी को ऐसा एक डो बनाते हुए, आटा गूंथ के रखते हुए देखा होगा, कि जो बाद में 3-4 घंटे बाद तुम देखते हो कि बाद में क्या हो जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम, मतलब वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एकदम फ्लफ़ी हो गया, जैसे स्पॉन्ज होता है वैसे फ्लफ़ी हो गया है ये एकदम। ये लेकिन कैसे हुआ, तो ये हमें ध्यान रखना है। ईस्ट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई। हमने पार्ट 1 में देखा था, एक कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो है फंजाई। तो ईस्ट उसी से बिलोंग करता है। ठीक है। तो ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशंस। जब टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वार्म होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तब ईस्ट ग्रो करने में उसको क्या होता है, हेल्पफुल रहता है। ईस्ट रेस्पायर्स एंड ब्रेक्स डाउन, ये वाली चीज़ ध्यान रखेंगे। ईस्ट रेस्पायर्स मतलब ये भी रेस्पिरेशन करेगी, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ये भी रेस्पिरेशन करेगी, और रेस्पिरेशन के साथ ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है। जब ये रेस्पायर करेगी तो फॉर एग्जांपल हमने ईस्ट पाउडर एक आटा गूंथते हुए उसमें डाला है, जब हम भटूरे के लिए आटा गूंथ रहे हैं उसमें हमने डाला, तो हमने देखा कि जो ईस्ट है वो क्या करेगी, उस फूड को ब्रेक करके उसमें से क्या रिलीज़ करेगी, एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, ताकि वो और आगे ग्रो कर पाएँ, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके वो ग्रो कर पाएँ। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब जब वो उस फूड मटेरियल को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ कर रही है और ग्रो कर रही है, उस टाइम पे इट विल ऑल्सो रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी रिलीज़ की जाती है, विच फॉर्म्स बबल्स। ठीक है। उस गैस के क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनेंगे, जो कि क्या करते हैं, डो को, जो वो आटा हमने गूँथा है, जो हमने मिक्सचर बनाया है, उसको क्या करेंगे, डो उसे ही बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो उस डो को क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा और फ्लफ़ी एकदम, वो जैसे थोड़ा हल्का हल्का सा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या हैं, बबल्स हैं। इस इमेज को हम ध्यान से देख के ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ गैस के बुलबुले हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हो गया, स्पॉन्ज की तरह है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। ये भी ध्यान रखना है कि जब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, बहुत ही कम मात्रा में ये एल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, जो कि डो को एक थोड़ी सी डिफरेंट स्मेल देता है। ठीक है। अल्कोहल की एक हल्की सी डिफरेंट स्मेल हमें आती है। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स। जो केक होते हैं एकदम स्पॉन्जी, ब्रेड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। इससे नेक्स्ट हम देख रहे हैं लैक्टोबैसिलस एंड कर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन कर्ड। ये किस में मिलता है, दही में मिलता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि किस में मिलता है, दही में। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द लैक्टोज शुगर इन द मिल्क। ये चीज़ तुमने अपने मम्मी को ये काम करते हुए देखा होगा कि वो मिल्क में, रात को दूध में क्या करती हैं, थोड़ा सा दही डाल देती हैं, और वो मॉर्निंग में देखते हैं कि जो पूरा दूध था वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है। अब वो कैसे हुआ, तो जो
बेटा दूध होता है, हमने पहले हम दूध लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं। तो दही में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पर्पल कलर के आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये पर्पल कलर के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो दही से जब हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में चले जाते हैं, दूध में, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, दही में। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हमें ध्यान से समझना है। जो मिल्क होता है बेटा, दूध होता है, उसमें कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, लैक्टोज जो शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। और एसिड हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड जो स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं, इसी वजह से देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड विच मेक्स द कर्ड्स। और दही हमें पता है उसमें थोड़ा सा खटास होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दूध में, हमने उसे दूध में डाला है दही को थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा, दूध में जो लैक्टोज शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जिसकी वजह से दही का टेस्ट हल्का सा खटास की तरफ होता है। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। जैसे हमने फंजाई का देखा था, ये थोड़ा सा इन्हें क्या चाहिए होता है, गर्माहट। तो हम देखते हैं जब हम सर्दियों के टाइम पे दही जमाते हैं तो हमने देखे से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि क्या रहे, थोड़ा सा वहाँ पे गर्माहट बनी रहे और ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं राइजोबियम एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम भी बेटा ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स सच एज बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जैसे कि जो दाल होती है, मूंग है, चना है, ये सारी मटर है, ये सारी की सारी इन पौधों को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। ठीक है, इनकी जब हम रूट देखेंगे तो रूट्स में क्या होते हैं, छोटी छोटी, हम बोल सकते हैं हिंदी में गांठ की तरह होते हैं, मोटे मोटे गांठ की तरह होते हैं, जहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये भी मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रूट्स हैं, और रूट्स में हमें यहाँ पे ये हम क्लियरली देख सकते हैं, ये कुछ गांठ जैसे नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है, ये है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है हमने रूट नोड्यूल, इन्हें हम बोलते हैं रूट नोड्यूल। तो जो दाल वगैरह, मटर, दाल, चना, ये सब होते हैं, इन पौधों की जड़ों में ये रूट नोड्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे अब इन रूट नोड्यूल्स में क्या होगा, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ट्रैपिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। हमें पता है हम जो एयर हमारे आसपास है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। तो ये उस जो नाइट्रोजन गैस है उसको ट्रैप, मतलब उसको अपने अंदर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मेक इट अवेलेबल और यूज़फुल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस रूप में हमारे आसपास ये हवा में नाइट्रोजन मिलती है, उस रूप में प्लांट्स उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे दूसरे रूप में बदलना होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को दूसरे रूप में बदल देते हैं जिससे प्लांट्स उन्हें यूज़ कर पाएँ। ठीक है, दीज हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल और ये सब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो जो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, वो प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो इन्हें आसानी से मिल पा रही है, किस वजह से, राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। दैट इज़ वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स। जो फार्मर्स होते हैं वो लेग्यूम्स ग्रो करते हैं। जब वो खेती कर रहे होते हैं तो वो बीच बीच में क्या करते हैं, जिससे कि अगर उन्हें गेहूं की खेती करनी है तो उससे पहले वो कोई ना कोई एक लेग्यूम, ठीक है, जो चना दालें, इसकी खेती कर देंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी में हमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी, जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट क्रॉप, नेक्स्ट फसल उगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो होगी। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो वो क्या है, मिट्टी में हमने पहले लेग्यूम ग्रो किया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया उसे दूसरे रूप में, नाइट्रोजन को दूसरे रूप में बदल देंगे और मिट्टी में बहुत मात्रा में वो क्या होगी, काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होगी। तो जिसकी वजह से हम जो अगली खेती, अगली फसल जो उगाएंगे तो उसमें वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन इन द सोइल एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर नेक्स्ट क्रॉप। मतलब अगली जो फसल उग रही है उसमें उसको क्या करेगी, हेल्प करेगी।
यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कुछ माइक्रो एल्गी हमारे पास होते हैं। माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज। मतलब ये हर जगह ऐसे मिलती हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रो एल्गी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकती हैं सनलाइट, ठीक है। जब सनलाइट को यूज़ करके अपना दे कैन मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। जब ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करती हैं तो उस टाइम पे दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब ये जब अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेंगी उस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगी, और हमारे अर्थ की जो आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जो हमें मिल रही है ऑक्सीजन, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो माइक्रो एल्गे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए देखो कितने हेल्पफुल हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये माइक्रो एल्गी जो होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। इनमें क्या है, काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में पाए जाने वाले अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो फूड की तरह हैं, ठीक है। इसे अपना भोजन बनाते हैं। लाइक स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन्स। ह्यूमंस भी इवन हम देखते हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स, मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अलग से हमें कुछ खाना पड़े जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हमारी बॉडी को, तो कुछ कुछ ऐसे माइक्रो एल्गी हैं जो हम ह्यूमंस भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम भी लेते हैं उन्हें, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स एंड ऑल। माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर। ये वाटर को, क्लीन वाटर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, अलग अलग जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो पानी को क्लीन करने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो मेक बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल का मतलब क्या हुआ बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो एल्गी, उसको हम एक तरीके से फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है माइक्रो एल्गी। इसके बावजूद अब क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे पाई जाती हैं माइक्रो एल्गी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस, मतलब ये जितने मात्रा में पाई जाती है, जितने तरीके की ये पाई जाती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स। हमें ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व, इन्हें बचाना है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो हमारा अर्थ है उस पर ऑक्सीजन लेवल है उसको हम क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो माइक्रो एल्गी है ये पानी और यहाँ हर जगह मिलती है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। ये क्या कर रही है, जो वेस्ट वाटर आता है जो पानी को गंदा करता है उस पानी को साफ़ करने में मदद करती है। ये सनलाइट जब इसे मिलती है तो ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकती है। ह्यूमंस होते हैं वो इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या करते हैं, इसे एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसे खाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज बायोफ्यूल। ये कार वगैरह इन चीज़ों में बायोफ्यूल की तरह क्या करती है, यूज़फुल रहती है। तो हमने देखा माइक्रो एल्गी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। लास्ट हम बात करेंगे फंजाई और बैक्टीरिया, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स। फॉर एग्जांपल जो फंजाई होती है बेटा, उसमें हमें ध्यान रखना है कि उनके पास सेल वॉल होती है बट उनका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फंजाई अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो जिसके लिए क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहती है। बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती हैं, लेकिन क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनके पास इसकी जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड। हमने एक फंगल सेल यहाँ देखा, तो इसके बाहर ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल वॉल, और इनके पास क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरियल सेल में हम देख रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है और बीच में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ इधर। तो इसमें डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में, तो बेटा जो ट्रू न्यूक्लियस होती है उसके चारों ओर हम देखते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओनली एक क्रोमोजोमल जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है, इसके चारों ओर वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो हमने देखा जो फंजाई है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों प्रेजेंट है, बट उसमें भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इंस्टेड वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड।
ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट तुम्हारे मन में आता है, कुछ भी जो समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आई विल आंसर देयर। थैंक यू।